साथियों, कई बार एक क्वेरी आती है आपकी कि केस हो गया 498 आईपीसी का, जिसको हम कॉमनली कहते हैं 85 बीएनएस का मुकदमा। मोटी मोटी बात है कि ये मुकदमा जो है जुड़ा होता है दहेज प्रताड़ना से। तो करें तो क्या करें, कैसे करें प्रिपरेशन, ताकि अच्छी जेरें जो है हम कर सकें। देखिए, बेसिकली जब भी यहाँ पर होता है केस, खासकर दहेज प्रताड़ना का, तो आप केस में सिंसियर होते नहीं। सिंपल जो है, आपने रिसीव करी चार्जशीट, वो दिया वकील साहब को, अब वो जाने उनका काम जाने। देखिए, वकील साहब जो है बेसिकली मास्टर ऑफ लॉ हैं, वो मास्टर ऑफ फैक्ट्स नहीं है। जो जानकारी फैक्ट्स की है वो आपको है, पर वो फैक्ट्स कैसे कन्वे करने हैं, किन बिंदुओं पर हमें एम्फेसाइज करना है, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि जानकारी आपको नहीं होती, इसलिए आप वर्कआउट भी नहीं कर पाते और नुकसान जो है आपको जो है खाना पड़ता है। देखिए, जब भी मुकदमा होगा दहेज प्रताड़ना का, उसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट है क्रुएल्टी, आप नोट डाउन कर लीजिए, और दूसरा पार्ट है कि दहेज का सामान जो है हड़प कर लिया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं गबन करना। क्लियर हो गया आप लोग को? बेसिकली जो बेसिस है केस का वो है चार्जशीट, जिसको हम कहते हैं आरोप पत्र। जब तक लागू थी सीआरपीसी, तो कंसर्न जो चार्जशीट है वो होती थी फाइल सेक्शन 173 सीआरपीसी में। अब लागू हो गया बीएनएसएस, जिसको हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब होती है फाइल चार्जशीट सेक्शन 193 में। क्लियर हो गया आपको? अब क्या क्या मिलेगा आपको चार्जशीट में? भाई, घटना का विवरण क्या है, पुलिस ने जांच में क्या किया, निष्कर्ष क्या निकाला पुलिस ने, और अल्टीमेटली किन धाराओं में आपको जो है चार्जशीट या प्रोसिक्यूट जो है किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कंसर्न एफआईआर के फैक्ट्स को, क्योंकि एफआईआर पार्ट एंड पार्सल है चार्जशीट का। लड़की क्या लिखेगी अपनी एफआईआर में कि मेरी शादी जो है फला फला के साथ हुई थी, तो इसमें कोई होमवर्क नहीं करना आपने। शादी के समय मेरे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान दे दिया, ये पॉइंट जो है कैच पॉइंट है। अगर वो कहते कि भाई दान देश दिया, बढ़ चढ़ के दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात लड़की क्या करती है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके भाई क्या करते हैं, उसकी बहन क्या करती है, और जो ये सामान दिया दहेज में, इसका पैसा कहाँ से आया। तो बेसिकली वी आर डूइंग द डिफेंस अटैक ऑन द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द एंटायर फैमिली। इस बिंदु पे कई बार देखा गया है कि पैदा होती है इनकंसिस्टेंसी, जिसका फायदा मिलता है डिफेंस को। तो ये विशेष बिंदु, इस पर ध्यान रखिए। तीसरा आता है स्नैरियो की मुझे मारा पिटा गया और दहेज की जो है मांग की गई, तो कब कब मारा पिटा, क्या उसका मेडिकल एविडेंस है, कब कब इंसिडेंट्स हुए हैं, क्या उसके बारे में कॉरोबोरेशन है, और जानकारी कब हुई पेरेंट्स को पहली बार, इस बारे में क्या स्टेटमेंट है, और लड़की ने इंसिडेंट जो है कब बताया पुलिस को, कहीं जो कंसर्न रिपोर्ट है उस पर देरी तो नहीं है। ये सब क्लिंचिंग पॉइंट है, इस पर जो है हमें काम करना होता है। फिर आता है सेकंड पार्ट, हमारा डिफेंस। भाई, लड़की बोलती है कि दिनांक फला फला को इस लड़के ने मुझे मारा पीटा सिर्फ दहेज की मांग के लिए। अब इस बात की पॉसिबिलिटी कि आप उस दिनांक को उस शहर में नहीं, या वो लड़की उस शहर में नहीं, या उस दिनांक को आप कहीं घूम रहे हो, और ऐसी कोई एविडेंस है, उसको बनाइए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसके लिए हमें क्या करना है, रिव्यू करना है सबसे पहले एफआईआर का। क्लियर है बात है? तो पहले तो एफआईआर को पढ़ लो, उसके बाद पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, और रिव्यू करते हुए अपने जवाब लिखो। जो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है, उदाहरण के लिए इस दिनांक को मुझे मारा पीटा गया, जो मैंने आपको बताया भी है। आपका जवाब क्या कि मैं इस दिनांक को शहर में नहीं हूँ, तो ये अपने लिए हो गया पॉजिटिव पॉइंट। तो इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए यू नीड सर्टेन कॉरोबोरेशंस। क्लियर है बात है? अगर वो है तो अपने को काफी जो है हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने मियर स्टेटमेंट दे दी है जो कि बाल्ड है, इसका कोई भी एंगल नहीं है, उसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। इस बात की विशेषता जो है ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पुलिस की चार्जशीट पे। अब जब पुलिस जांच करती है तो कुछ आरोप पाए जाएंगे प्रमाणित, कुछ पाए जाएंगे अप्रमाणित। जो पॉइंट अप्रमाणित है वो हमारे लिए क्या हो गए, प्लस पॉइंट। पर जो पॉइंट प्रमाणित है उसका बेसिस क्या है? अगर कोई भी ऐसी एविडेंस है जो कि हियर से है, तो डेफिनेटली आप नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर नॉट द कॉरोबोरेटिंग एविडेंसेस। हियर से एविडेंस क्या होती है? जिसने घटना देखी नहीं है, सुनी सुनाई बात कर रहा है। क्लियर हो गया आप लोग को? लड़की जो बयान दे रही है या जो स्टेटमेंट दे रही है, क्या वो बाल्ड स्टेटमेंट है, उसका क्या बेसिस है, उसका क्या कंसिस्टेंसी है, उसका क्या कॉरोबोरेशन है। अगर ये पॉइंट्स नेगेटिव में आते हैं, डेफिनेटली वी आर हैविंग द गुड स्कोर ऑफ डिफेंस। साथियों, कोर्ट में जो वर्कआउट होता ना, ये मान लीजिए कि जैसे कि आप टेनिस का गेम खेल रहे हैं, कि अगर आप सही जगह हिट कर रहे हैं और जो अपोनेंट है वो प्रॉपर जो है रिसीविंग नहीं कर पा रहा या फॉल्ट कर रहा है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप ही को तो मिलेगा। तो जो अपोनेंट के फॉल्ट्स हैं उस पर हमें काम करना है। तो पहला फॉल्ट क्या था कि उसने रिपोर्ट लिखाई झूठी। दूसरा फॉल्ट, उसके अधिकांश जो आरोप है वो पाएगा अप्रमाणित। और तीसरा फॉल्ट, जो भी उसके रिमेनिंग आरोप है उसके काउंटर में हमारे पास में जो है स्पष्टीकरण है। क्लियर बात है? या
एविडेंसेस है। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से केस को जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर 4 बातों का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो साइबर एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अगर आप साइबर एक्सपर्ट की राय नहीं लेते हैं और एविडेंस प्रॉपर रूप में धारा 63 BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग कोर्ट में नहीं आ पाती, नुकसान इसमें आपका है। दूसरी बात, जेरे की तैयारी पहले करें, उसके लिए फाइल का रिव्यू करें और पॉइंट्स निकालें। आप क्या करते हो, मौके पे जेरे करते हो, जेरे कर रहे हैं वकील साहब, आप बोल रहे हो कि कान में, वो गलत प्रैक्टिस है, इसको अवॉइड करनी है। तीसरी बात, जो भी एविडेंस हमारे पास में है उसके बनेंगे 3 सेट। एक तो बनेगा कोर्ट के लिए, एक बनेगा हमारे लिए और एक बनेगा सरकारी वकील के लिए। ये बेसिक प्रोटोकॉल है जिसमें हमें काम करना होता है। और चौथी बात, हमें देनी है प्राइमरी एविडेंस मीन्स ओरिजिनल एविडेंस कोर्ट के अंदर। कई बार आप क्या करते हो, कोई एविडेंस है उसकी आपने करा ली फोटोकॉपी, तो वो नहीं चलेगा। वी हैव टू फाइल द ओरिजिनल कॉपी। इवन वी कैन फाइल सर्टिफाइड कॉपी बट डॉक्यूमेंट एज पर लॉ एडमिसिबल होना चाहिए। क्लियर है बात है? तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिस पर हमें वर्कआउट करना होता है। अब साथियों, एक जजमेंट जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का, जिसका नाम है मिसेस विदु बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट का डेट है 5/11/2025। इसमें भी आरोपी जो है चार्जशीट होगा फॉर डाउरी अरेंजमेंट। चार्जेस जो है लेवल्ड हुए, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहली बात, एलिगेशन जो है बार्ड मीन्स कोई बेसिस नहीं है, जिसको हम कहते हैं ओमिनिबस एलिगेशन। एलिगेशन जो है सपोर्टेड नहीं है बाय एनी कोजेंट एविडेंस, और जो भी मटेरियल एविडेंसेस हैं उनको सप्रेस किया गया, और जो कंसर्न एविडेंसेस हैं दे आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी फर्दर कोऑपरेटिव एविडेंसेस। तो फायदा मिल गया डिफेंस को और कंसर्न हस्बैंड जो है कोर्ट से एक्विटल हो गया। क्लियर है बात ये? और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पे चार्जेस है गबन की, मीन्स लड़की का आर्टिकल जो है आपने गबन कर लिया है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उन आर्टिकल को उठाने के लिए लड़की ने कोई नोटिस आपको दिया है या नहीं दिया। अगर नोटिस नहीं दिया है, वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। इसके अलावा अगर आप सामान लौटाना चाहते हैं और सामान का लिस्ट भी दिया है अपने कंसर्न पुलिस को और लड़की सामान नहीं लेती है, तो ये उसका फॉल्ट है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न दहेज का सामान है इस पर लागू होते हैं डाउरी प्रोविजन रूल्स 1985। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब भी शादी होती है एक लिस्ट को जो है मेंटेन करना होगा। अगर वो लिस्ट मेंटेन नहीं है तो जो कंसेंट एविडेंसेस हैं कि साहब हमने सामान दिया था या ये सामान जो अडॉप्ट कर लिया गया, उस पर किसी भी रूप में रिलाय नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट्स आर बाल्ड और इसका डेफिनेट फायदा जो है हमको मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है व्हाइल कॉन्टेस्टिंग द केस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी या सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।